इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे, किंगडम्स क्या क्या होते हैं वो देखेंगे, और प्लांट किंगडम कैसे है क्या है तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं भैया डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो एट द एंड ऑफ वीडियो उसकी डिटेल्स दी हैं, तो आप कर सकते हैं वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, ठीक है। और अपना जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा तो वो नेक्स्ट वीक। Yeah, came in 17. Damn. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू टॉपिक डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे, किंगडम्स क्या क्या होते हैं वो देखेंगे, और प्लांट किंगडम कैसे है क्या है तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और रही बात एनिमल किंगडम की तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगा सेकंड पार्ट में, ठीक है। ये अपना फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहला अपना टॉपिक भैया बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी है क्या? बायो का मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब है वैराइटीज़। तो इट इज़ ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ यू विल फाइंड इन वन एरिया। मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको सभी काइंड हर प्रकार का जो जीव जंतु मिल जाए तो वो क्या होगी अपनी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब अपना कॉन्सेप्ट आता है भैया मेगा डाइवर्सिटी का। मेगा डाइवर्सिटी का क्या है वो देख। तो मेगा डाइवर्सिटी के लिए हम अलग से अपना ये डायग्राम मैंने बना रखा, तो इसको हम समझ लेते हैं दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने ब्लू वाली लाइन दिखाई भैया वो अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न लिख रहा है CORN। और जो अपना ग्रीन वाली लाइन है ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे भी वही चीज़ है। और जो ये ऑरेंज वाला एरिया है इक्वेटर के ऊपर है ये दोनों, और यहाँ पे इक्वेटर के नीचे हैं, तो ये वाला जो ऑरेंज वाला एरिया है ये एरिया काफ़ी ह्यूमिड है और वार्म है, और यहाँ पर लाइफ को जो जीव जंतु का पनपना है वो इजीली हो जाता है, और उनके लिए मतलब कि अच्छा टेम्परेचर और ह्यूमिड एरिया है तो वो ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे ज़्यादा जीव जंतु पनपते हैं, तो इसलिए वहाँ पे उसको क्या बोला गया है मेगा डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जीव जंतु यहाँ पे मिल जाते हैं। और मेन बात क्या है, इन एरिया में क्या क्या है अप्रोक्स मतलब कितनी कंट्रीज आती हैं, 12 कंट्रीज इसके अंडर में हैं, और अबाउट इसमें कितनी स्पीसीज मिल जाएंगे अपने को 10 मिलियन। और जिनमें से हमने कितना स्टडी किया, सिर्फ अभी तक स्टडी किया जो है वो सिर्फ 1.2 मिलियन। तो आप देख लो अभी तक इतना ही पढ़ा आपने तो, ठीक है। उसके बाद अपना आता है भैया जी फूड वेब। क्या है फूड वेब? क्या है भैया, तो सबसे पहले अपना नीचे ग्रास है, ये वाला पूरा एरिया। सीधी बात है, ये देखो एक मान के चलते हम अपना ये जो है ये वाला यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गई, तो ये एक अपनी फूड चेन होगी। यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पर गई तो ये एक अलग फूड चेन होगी, और फिर यहाँ से स्टार्ट किया ये एक फूड चेन होगी, और यहाँ से स्टार्ट किया ये ऐसे जाके ये एक फूड चेन होगी। इन फूड चेन का अगर इंटर क्रॉसिंग हुई है भैया, ये एक दूसरे को क्रॉस करी है, तो दैट इज़ कॉल्ड द फूड वेब, ओके। और मेन बात इनको क्यों रखा गया भाई साहब, तो ये इसलिए हैं ताकि मतलब कि और जीव जंतु ज़्यादा ना बढ़ जाए। जैसे कि मान के चलिए अगर ग्रास है तो ग्रास से ये तीनों चल रहे हैं भैया, ग्रास ऊपर भी, माउस भी और रैबिट भी। अगर मान के चलो ग्रास नहीं होगी तो रैबिट मर जाएंगी, और अगर ग्रास भी है रैबिट भी हैं। अगर फोक्स मर जाएंगी तो रैबिट की जो मात्रा होगी वो काफ़ी बढ़ जाएगी, तो इसलिए भी अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो इस हिसाब से सभी का होना यहाँ पे कंपलसरी तो क्या बोल सकते हैं ईजी है और अच्छा है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में आता भी है इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, तो क्लासिफिकेशन कैसे कैसे है वो हम देख लेते हैं। सबसे अपना जो पहला सिस्टम आया था वो एरिस्टोटल्स का जो सिस्टम था वो था। इन्होंने क्लासीफाई किया था भैया प्लांट्स में और एनिमल्स में, ठीक है। प्लांट्स में कौन से प्लांट्स में भैया, प्लांट्स में जो अपना सॉफ्ट स्टेम वाले हैं वो जिनको हम हर्ब्स बोलते हैं। वन वुडी स्टेम वाले जो अपने ट्रीज होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही मोटा तना होता है। उसके बाद सेवरल वुडी स्टेम्स बहुत सारे होते हैं तो उनको हम सर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें तो इन्होंने इस तरह से तो प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया था। और एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई किया गया था भैया जी, एयर ड्वेलर्स, लैंड ड्वेलर्स एंड द वाटर ड्वेलर्स। तो सीधी बात है हवा और पानी और धरती पर रहने वाले जीवों में इनको क्लासीफाई किया गया था। अब प्लांट्स को किसके हिसाब से क्लासीफाई किया गया, स्टेम के साइज के हिसाब से। और एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई किया गया, वो कहाँ पर रहते हैं उसके हिसाब से। बट एक यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हो गई, इसलिए इस सिस्टम को रिजेक्ट किया गया था। क्यों किया गया था, जैसे अब अपना है फ्रॉग है, तो फ्रॉग कहाँ कहाँ पर रहता है भैया, वो तो धरती पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, तो उसको हम किस में रखेंगे, वाटर ड्वेलर्स में या तो लैंड ड्वेलर्स में। तो उसको हमने इसके लिए यहाँ पे क्लासीफाई नहीं किया गया। ऐसा ही एक और है जैसे क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल का भी सेम काम है, वो भी धरती और पानी दोनों पर रहता है, तो उसमें से भी हम कंफ्यूज थे तो इसलिए, ठीक है। तो इसलिए इस सिस्टम को क्या कर दिया गया था, एरिस्टोटल के सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया था, ओके।
अब क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, यहाँ पे अपने को जो क्लासिफिकेशन है वो आगे हम करने वाले हैं, बट इवोल्यूशन क्या टर्म है उसको हम समझ लेते हैं। इवोल्यूशन की जो टर्म थी वो किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी सबसे पहले अपना काम, ठीक है। और इवोल्यूशन यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है, देखो मान के चलो ये 5000 जो पीछे की जनरेशन है, 5000 साल पहले जनरेशन जो थी वो, फिर ये 1000 साल पहले की जनरेशन, ये 100 साल पहले की, ये 10 साल पहले की, और ये आज की जनरेशन है, ठीक है। अब जो 5000 साल पहले की जनरेशन थी वो थी, उसमें कुछ चेंजेस हुए, ठीक है, वो इनके बच्चों में आ गए, मतलब कि जो अब 1000 साल पहले वाली जनरेशन थी उसमें आई, फिर उनमें चेंजेस थे और वो चेंजेस ऐड होके और उनमें एक्स्ट्रा चेंजेस हुए, ऐसे ही चेंजेस बढ़ते गए। और आज की जनरेशन जो है ना, अब उसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकता है, वो जो ये 5000 वाली जनरेशन है और ये जो पहले वाली जनरेशन है इससे बिल्कुल अलग हो सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो चेंजेस आए हैं ना, ओवर जनरेशन, तो उन चीज़ों को हम बोलते हैं इवोल्यूशन, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। और ये थ्योरी किसकी थी? चार्ल्स डार्विन की, ये बात याद रखने लायक थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब भैया अपना यहाँ पे है जो, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बारे में जो ये पहले वाले पॉइंट है, ये तो सीधी बात है, किताबी डेफिनेशन है, पहले वाली डेफिनेशन बना रखी थी अपने वर्ड्स में, ठीक है। यहाँ पे बता रखा भैया इवोल्यूशन इज ए चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर द सक्सेसिव जनरेशन। सीधी बात है भैया, माता पिता से बच्चों में जाने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और फिर उनके जो भी चेंजेस हुए हैं फिर उनके बच्चों में चेंजेस होंगे, तो वो चेंजेस सक्सेसिव जनरेशन में चलते रहेंगे। तो दैट्स उस और उन चेंजेस के कारण क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी चार्ल्स डार्विन ने जो है ये अपना जो भी मतलब कि उनकी ये थ्योरी थी या फिर जो इनका ये आइडिया था वो उन्होंने सबसे पहले कब दिया था? 1859 में दिया था उनकी बुक में। कौन सी बुक थी उनकी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। काफ़ी अच्छी बुक है जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्लासीफाई की गई थी। अब इन्होंने दो मेथड वहाँ पे बताए थे, एक तो नेचुरल सिलेक्शन का, नेचुरल सिलेक्शन किस हिसाब से, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, ये दो जिराफ है मान के चलिएगा, और पहले जो पेड़ थे तो वो काफ़ी ऊंचे हैं, ठीक है, ऐसा हम मान के चले हैं। अब जो यहाँ पे जो छोटा जिराफ है वो मतलब क्या बोल सकते हैं, सर्वाइव करेगा या तो लंबा वाला सर्वाइव करेगा? कौन सा सर्वाइव करेगा? आई थिंक सो लंबा वाला सर्वाइव करेगा। क्यों करेगा भैया? अगर जो छोटा वाला है वो पत्तियाँ खा नहीं पाएगा और वो मर जाएगा जल्दी ही, और लेकिन जो लंबा वाला था वो क्या करेगा? सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि वो पत्तियाँ खा सकता है इजीली। तो इसलिए यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका हुआ? जो फिटेस्ट था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब जो अपना यहाँ पे प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स या तो एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिजम्स क्या है, ठीक है। प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म है भैया अपना जो भी मतलब ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें चेंजेस नहीं आए इवोल्यूशन के थ्रू। इवोल्यूशन के थ्रू तो चेंजेस आए हैं, मतलब कि ज़्यादा फिटेस्ट वाले चेंजेस नहीं हुए, उन्होंने अडेप्ट नहीं कर पाई, ठीक है। जो मौसम के हिसाब से अडेप्ट करता रहेगा वो तो बच जाएगा, और जो वो नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा। अब इस हिसाब से जो एडवांस्ड है, जिनमें एडवांसमेंट हुआ है, तो वो हायर ऑर्गेनिजम्स उनको बोलते हैं, ठीक बात है। अब अपना है यहाँ पे हायरार्की का टॉपिक, ठीक है। हायरार्की का टॉपिक क्या भैया? हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन। यहाँ पे 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किंगडम्स में, लाइक ग्रुप्स, किंगडम्स को हम ग्रुप्स की तरह मान सकते हैं, ठीक है। और इसमें कैसे क्लासिफाई किया गया था? 3 साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल वूज, ठीक है। तो इन्होंने क्लासिफाई किया गया था किंगडम्स में। अब जो सबसे पहला अपना है यहाँ पे विटेकर का है, तो 5 किंगडम वाला जो क्लासिफिकेशन किया था वो किसने किया था? विटेकर ने, ठीक है। अब उन्होंने किस हिसाब से, किस बेस पे इनका क्लासिफिकेशन किया था वो देख लेते हैं। किस बेस पे किया था भैया? सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में कौन से जैसे कि वो यूनिसेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं, या फिर अपना मतलब कि यूक्रियोटिक है या प्रोक्रियोटिक हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, सेल स्ट्रक्चर देख के किया। मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या देख सकते हैं भैया? यहाँ पे है हेटेरो एंड ऑटोट्रोपिक, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे क्या चीज़ है ये। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि उनके अंदर एडवांसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, या प्रिमिटिव हैं, कैसे हैं, तो उस हिसाब से उनको क्लासीफाई किया गया था। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कैसे क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले कैसे क्लासीफाई किया गया था? मोनेरा, देन उसके बाद प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के अंदर 2-3 थे, प्लांटिया, एनिमिलिया एंड फंगी। फंगाई बोलो, फंगी बोलो, वो आप पर डिपेंड करता है आप क्या बोलते हैं। और फिर जो एक और साइंटिस्ट थे वूज, उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया था? उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो उन्होंने क्या किया, बस जो मोनेरा वाला था ना, ये जो नीचे वाला था मोनेरा, तो उसको 2 में डिफाइन कर दिया। कैसे? जैसे मोनेरा था मान के चलो बीच में, तो उन्होंने एक यहाँ पे और एक इसको ऐसे क्लासीफाई किया है, ठीक है।
तो वो कैसे कैसे था, क्या था, वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले उन्होंने यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया में क्लासीफाई किया गया था, जो कि यूनिसेलुलर हैं यू बैक्टीरिया वाले, और उनको हम प्रोकैरियोटिक भी बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक भी हैं वो, ठीक है। यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ये आप देख गया होगा, और ये भी ऐसे ही हैं, इनके अंदर भी इनकी क्वालिटीज़ लिख रखी हैं। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट स्लाइड है भैया ये। तो इसमें क्या क्या था भैया, हायरार्की। हायरार्की क्या होता है, जैसे कि अपने वो नहीं होते, मतलब कि देखो ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स के बाद पेरेंट्स आए, पेरेंट्स के बाद चिल्ड्रन आए, और चिल्ड्रन के बाद ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे। तो ऐसे ही चलती रही थी पूरी सीढ़ी। तो ये अपनी हायरार्की थी, और इस हिसाब से अब यहाँ पे भी अपने को हायरार्की पढ़नी है, कैसे कैसे क्या था, तो वो हम देख लेते हैं। हायरार्की ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो कैसे है वो देखते हैं अब हम। तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई, सबसे बड़ा मतलब कि मान के चलो सबसे बड़ा अम्ब्रेला जो था इस चीज़ का, वो अपना किंगडम। किंगडम के अंदर फिर क्लासिफाई किया गया, तो मतलब कि ऐसा कुछ चल रहा है, पहले यहाँ पे कुछ था, फिर उसके अंदर क्लासिफाई किया गया, ऐसे हुआ, फिर इनके अंदर जो जो थे फिर उनको क्लासिफाई किया जा रहा है, ऐसे ऐसे करके। तो ये वाली चीज़ें चलने वाली हैं अब, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले अपना आता भी है किंगडम, ठीक है। किंगडम के बाद आता है फाइलम या तो डिवीज़न। अगर फाइलम है तो वो किस में होगा, एनिमल्स के अंदर। अगर डिवीज़न हो रहा है, डिवीज़न नाम दिया गया, तो वो होगा प्लांट्स के अंदर, ठीक है। डिवीज़न, और इसको याद कैसे रख सकते हैं कि प्लांट्स में डिवीज़न बोल देंगे या फिर एनिमल्स में फाइलम बोल देंगे, तो वो डीपी से याद रख सकते हैं। आप लोग अच्छी अच्छी डीपी लगाते होगे आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर, तो दैट यू कैन सी। तो डीपी से आप इसको याद रख सकते हैं, डिवीज़न इन प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद और क्या है, डिवीज़न मतलब कि डिवीज़न और फाइलम हो गया, उसके बाद क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीसीज। और स्पीसीज के बारे में एक और ख़ास बात भैया, ये कैन दीज कैन इंटरब्रीड, दीज कैन इंटरब्रीड, ठीक है। ये बात अपने को याद रखनी है, ओके। तो अब देखते हैं, मतलब इसकी यहाँ पे मैंने ट्रिक भी बता रखी है, इसको याद कैसे रखना है। तो याद रखने वाली ट्रिक थोड़ी सी यहाँ पे इरेज करनी पड़ेगी अपने को पहले। तो ये ट्रिक है भैया याद रखने वाली। याद रखने वाली क्या ट्रिक है वो देख लेते हैं। तो इसको हम पीसीओ से याद रखेंगे, पीसीओ फंगस, पीसीओ फंगस। पीसीओ क्या होता है, वो पुराने ज़माने में फ़ोन करने के काम आते थे, वो पीसीओ होते हैं। तो पीसीओ फंगस से हम इसको याद रखने वाले, ठीक है। एफ और जी और एस इसमें हम याद रखना है, जो यू एन और यू है वो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक अपने पास नई टर्म आ गई है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी जो टर्म है उसका मतलब है भैया, ये एक साइंस की ब्रांच है जो क्या डील करती है, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले क्या करती है, आइडेंटिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर, मतलब उसका नाम रखेंगे, पहले पहचान करेंगे, देन नाम रखेंगे, और फिर वो किस ऑर्गेनिज्म में है मतलब कि उसको क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले हमने क्या देखा भैया, मान के चलते हमने गली में जा रहे थे, तो वहाँ पे हमने कुत्ता देखा, तो पहले हमने आइडेंटिफाई किया भैया वो कुत्ता है, तो फिर हमने उसका नाम दिया था भैया कुत्ता, ठीक है। उसको हम स्पेशली हमने नाम दे दिया भैया टॉमी, जोगी, जो भी टॉमी, जो भी आप नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्लासीफाई किया कि भैया ये तो डॉग हैं, तो ये उसकी मतलब प्रजाति को बता दिया। तो ऐसे हम मान के चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है भैया जी, कार्लस लिनेयस। इनका हमने अपने को नाम याद रखना है, तो इन्होंने ऐसे बताया था भैया। और नोमेनक्लेचर का जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है। उसके बाद गेव द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर, ये मैंने बता ही दिया आपको। तो अब हम ये देख लेते हैं भैया नोमेनक्लेचर समझना कैसे, तो वो हम कैसे समझेंगे, वो हम ऐसे समझते हैं जैसे कि अब अपना, हाँ, जीनस और स्पीसीज जो अपने लास्ट वाले थे ना, हाँ यहाँ पे जो लास्ट वाले थे अपने लास्ट दो, जीनस एंड स्पीसीज, तो इनके बेस पर ही हम अपना नाम रखते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा हम नॉर्मली ऐसे ही नाम रखते हैं अपना। पहले अपना आता भैया फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम के बाद अपना आता है भैया मिडल नेम, और मिडल नेम के बाद अपना आता है लास्ट नेम। तो हम याद कैसे रखते हैं, लास्ट नेम को हम सर नेम भी बोलते हैं, तो ऐसे होता है। बट ज़्यादातर लोग मिडिल नेम नहीं लिखते, वो सिर्फ दो ही लिखते हैं। तो वो कैसे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे क्लास मतलब लिखना सिखाया था इन्होंने। तो कैसे था वो, जीनस और स्पीसीज। जीनस का मतलब है जैसे कि मेरे नाम से ही समझते हैं हम, नंदू ढांडा मेरा पूरा नाम है, तो जो ढांडा है वो हमारे पूरे परिवार में सभी ढांडा ही हैं, ठीक है। सरनेम जिसको हम बोलते हैं वो है हमारा, ठीक है। तो हम वो कैसे हैं, जैसे कि ढांडा, अब मैं भी हूँ, मेरी मम्मी भी हैं, बहनें भी हैं और पापा भी, तो ऐसे। और जो स्पेसिफाई करना ढांडा है उनमें कौन है, तो उनमें कौन है भैया, नंदू। तो इस तरह से, तो जीनस हमारा क्या हो गया ढांडा, और स्पीसीज क्या हो गया अपने नंदू, स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। जो यहाँ पे हमने लिख रखा है मैग्नीफेरा इंडिका, ये किस चीज़ के लिए लिखा हमने, ये लिखा हमने मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो। अब ह्यूमंस हैं तो उसको भी हमने ऐसे ही क्लासीफाई किया है, होमो सेपियंस। होमो यहाँ पे क्या होगा, होमो का वैसे तो मतलब होता है सेम, बट यहाँ पे है जीनस के लिए,
और सेपियंस स्पीसीज। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में भैया अपना ये जो चार्ट है ना, इसको दिमाग में बसा लो बस, क्योंकि ये बार बार आगे मैं यूज़ करने वाला हूँ समझाने के लिए पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले अपना कैसे क्लासीफाई किया गया वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लो, ये बार बार रिपीट भी होगा, याद भी आपको ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म थे, उनको किस में बांटा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर आपको ये नहीं पता प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है, तो आप इजीली आप मेरी पीछे वाली क्लासेस देख सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और यूकैरियोटिक कौन से होते हैं, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अब जो प्रोकैरियोटिक थे उनके अंदर कौन से आएंगे, मोनेरा जो कि यूनिसेलुलर हैं। और फिर यूकैरियोटिक के अंदर भी दो टूटे, मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में इसके अंदर कौन सा आया, प्रोटिस्टा। और मल्टीसेलुलर के अंदर फिर से टूटे। अब मल्टीसेलुलर के अंदर प्लांट्स भी थे और जो सेल एनिमल्स भी थे वे भी थे, तो उनके अंदर डिफाइन किया गया। उनके अंदर कैसे, विद सेल वॉल, सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या है उसके लिए भी आपको पिछली क्लास से देखनी पड़ेंगे। और यहाँ पे कमेंट में करना है, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो ये बताइएगा सेल वॉल जो है किस किस में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सेल वॉल एनिमल्स में होती है या प्लांट्स में होती हैं, ये बताना आपको, एनिमल्स या तो प्लांट किस में प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। उसके बाद और एक और क्वेश्चन आप बता सकते हैं कि सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है। अगर नहीं पता है तो आप ये वीडियो पूरी देखें, इसके अंदर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब जिसके पास सेल वॉल है तो वो कैसे हैं, फोटोट्रोपिक या तो हेटरोट्रोपिक। और जिसके पास सेल वॉल नहीं है उनको हमने किस में बांटा है, एनीमेलिया, ठीक है। ऑटोट्रोपिक जो हम फोटोट्रोपिक को हम ऑटोट्रोपिक भी बोलते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। ये पीछे मैंने बताया था भैया, हम इनको डिफाइन करने वाले हैं, तो यहीं पे है वो। ऑटोट्रोपिक कौन से होते हैं, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, बनाना नहीं प्रोड्यूस करना, ठीक है। और हेटरोट्रोपिक जो कि अपना खाना ये अलग है, ठीक है, जो दूसरों पर पलते हैं वो हो गए यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि फंगाई हो गया, ये दूसरों पर पनपता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी देखा, प्लांटिया। प्लांटिया भी इसके अंदर प्लांटेज जो हैं उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभी हम। और विदाउट सेल वॉल जो थे वो अपने कौन थे, एनिमल, एनिमेलिया हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, तो देखो मैं ये जो साइड वाला भी जो मैंने समझाया था उसी को मैं यहाँ पे बार बार साइड में रख रहा हूँ, ताकि आपको ये वाली जो चीज़ें लिख रही है वो ईजिली समझ में आ जाएंगी अब, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ही अपना देख के चलो भैया, जो ये मोनेरा है ये कहाँ पर अपना मोनेरा था भैया, प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। यूनिसेलुलर है, ये भी पूरा, ये सभी जो चीज़ें लिख रखी हैं ये कहाँ से उठ के आई हैं, इस कॉन्सेप्ट मैप से उठ के आई हैं, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट मैप अच्छे से रिवाइज कर लेना है, याद कर लेना है, इसलिए मैंने इसको साइड में लगा भी रखा था। अगर मैं जूम नहीं करूँ तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा था। उसके बाद माइट हैव सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। और क्या है, ये हेटरोट्रोपिक हो सकते हैं या तो ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इनमें से। इसके एग्जांपल्स जो हैं, एग्जांपल्स के लिए अपने को जूम रखना है, तो एग्जांपल्स को अपने को याद भी करना है भैया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया एंड एनबेनिया, तो इनको अपने को याद रखना है। साइनोबैक्टीरिया को, ये सारे एग्जांपल्स जो हैं कहाँ से उठ के हैं, एनसीईआरटी से हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं, ठीक है। ये इनकी शेप्स बता रखे हैं डायग्राम के हिसाब से। अब आता है भैया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कहाँ पर था वो हम देख लेते भैया। हम प्रोटिस्टा था अपना यूकैरियोटिक के अंदर और यूनिसेलुलर के अंदर, ठीक है। तो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक यहाँ पे लिखा है, तो इसमें से उठ के आया है। ऑटोट्रोपिक या हेटरोट्रोपिक कुछ भी हो सकते हैं इनमें से अंदर, ठीक है, ये बड़ी बात। अब ये यहाँ पे स्पेसिफाई है वो आगे आएगा, बट इसके अंदर स्पेसिफाई नहीं किया गया था, तो ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या भैया, और इनके अंदर स्पेशल फीचर जो था वो है लोकोमोशन का, ठीक है। लोकोमोशन का जैसे कि अमीबा है, अमीबा के जो ये शेप्स होती हैं ऐसे निकले हुई, तो इनको हम बोलते हैं सूडोपोड। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोड का मतलब होता है फिट, तो मतलब कि ऐसे मान के चलो नकली पैर, ठीक है। तो ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं इनको। और यहाँ पे जो है पैरामीशियम, पैरामीशियम में एक स्पेशल फीचर क्या होता है, सीलिया। सीलिया क्या भैया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि किस चीज़ में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अपना एग्जांपल है यूग्लेना। यूग्लेना क्या काम करता है, इसके अंदर भी स्पेशल फीचर हैं जो कि है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम भी इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखते हैं भैया फंगी। फंगी है कहाँ पर भैया? फंगी है यहाँ पर। अब इसको ऐसे ऐसे लिखते चलना है, इन चारों चीज़ों को लिख देंगे अब हम। जैसे यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक शॉर्ट क्या आया है, ठीक है। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, हाँ जी सर मल्टी सेलुलर है, ठीक है। उसके बाद विद द सेल वॉल, सेल वॉल जो होती है इसके अंदर होती है भैया, हाँ जी सर सेल वॉल है तभी तो इसके अंदर देखो यहाँ पे सेल वॉल है। एक मिनट यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, इसके अंदर सेल वॉल है। और कहाँ पे है? फंगी के अंदर, हेटरोट्रोपिक के अंदर सेल वॉल है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है। तो ये चारों चीज़ें लिख रखी हैं। यहाँ पे बात याद रखने वाली जो है वो क्या है, तो वो है भैया यहाँ पे सेल वॉल जो है किसकी बनी होती है, इसकी काइटन की बनी होती है। और जो मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था कि प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, वो सेलुलोज की बनी हुई होती हैं। बैक्टीरिया के अंदर वो किस चीज़ की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन्स की, ठीक है। तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और क्या है इसके अंदर? हेटरोट्रोपिक है, जो कि खुद पर नहीं दूसरों पर पलते हैं, वो वाले हो गए, ठीक है। उसके बाद अपना आता भैया जी सेप्रोफाइट्स, ये अपनी नई टर्म आई है। सेप्रोफाइट्स क्या बोल सकते हैं हम इनको? जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पर पलते हैं, मतलब कि जो मरे हुए जीव जंतुओं से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं ना, उनको हम यहाँ पे बोल सकते हैं सेप्रोफाइट्स। तो लाइकन्स को हम किससे समझ के चलेंगे भैया? हम रिलेशनशिप से, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द ब्लू ग्रीन एल्गी। अब रिलेशनशिप में होता क्या, जब दो बंदे रिलेशनशिप में हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर अच्छा रिलेशनशिप है तो म्यूचुअल होना चाहिए। और ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, जो लाइकन्स हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो क्या करें हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करें हैं ताकि वो एग्जिस्ट कर सके, सर्वाइव कर सकें, ठीक है, ओके। और इसमें क्या बात है भैया, लाइकन्स को हम कैसे यूज़ करते हैं? पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर भी हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। इनका जो भी मतलब कि रिलेशनशिप होगा वो पोल्यूटेड एरिया में एग्जिस्ट या फिर पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा या सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जांपल्स हैं, आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं भैया, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं तीनों। एस्परगिलस और पेंसिलिन एंड द एगारिकस, ओके, इनको याद रखना है। उसके बाद जो मशरूम के बारे में है, मशरूम जो होती हैं मेनली, जो मशरूम आपने देखे हैं तो वो कौन से होते हैं, वो फंगी ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना आ गया प्लांटिया एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। अब प्लांटिया और एनिमेलिया को हम पढ़ने वाले हैं। तो प्लांटिया किसके अंदर था भैया? प्लांटिया की जो अपनी लाइन है वो हम देख लेते हैं। प्लांटिया यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ पे आया, ठीक है। तो इसमें अंदर क्या क्या आया भैया? अपना यूकैरियोटिक था, यहाँ पे यूकैरियोटिक लिख रखा है। मल्टी सेलुलर हो गया। और सेल वॉल इसके अंदर किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, अभी ऊपर ही बताया है। उसके बाद ऑटोट्रोपिक है, हाँ जी सर, फोटोट्रोपिक या तो ऑटोट्रोपिक बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ है? इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप पीछे वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं। स्टार्टिंग से सीरीज वाइज वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। अब जो अपना एनिमेलिया है, अब इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं क्या है। एनिमेलिया भी इसमें से उठ के आ रहा भैया सब। अब एनिमेलिया के हम अलग कलर देते हैं। अपना एनिमेलिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है अपने अंदर, सॉरी इसके अंदर क्या क्या है? मल्टी सेलुलर है, विदाउट सेल वॉल है, और इसी को हम एनिमेलिया बोलते हैं। तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर है। यूकैरियोटिक्स के अंदर ही है, ठीक है। विदाउट सेल वॉल है, सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। होप्स आपको जो कमेंट्स में करने थे उनका आंसर मिल गया होगा। और हेट्रोट्रोपिक ये भी, क्योंकि ये अब आप ही देख लो, क्या आप आपको खुद का खाना प्रोड्यूस कर सकते हो? पका कर खाना अलग बात है, वो बनाना नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर होता है खुद प्रोड्यूस करना, जैसे कि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर दाना होता है, तो वो क्या होता है, हेट्रोट्रोपिक नहीं होते हम, इसलिए इनको एनिमेलिया में रखा गया है। जो बनाते हैं खुद का या फिर प्रोड्यूस करते हैं उनको हमने ऑटोट्रोपिक बोलते हैं, जो कि प्लांट्स होते हैं, ठीक है। होप सो समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ना न्यू स्लाइड एंड न्यू कॉन्सेप्ट मैप। अब इस कॉन्सेप्ट मैप को भी याद रख लेना, क्योंकि आगे भी इसी पर बेस्ड होगा टोटली, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में देखते चलते हैं भैया। प्लांट्स को किस में क्लासीफाई किया गया भैया? डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड बॉडी, जिनके पास डिफ्रेंशिएटेड बॉडी नहीं होगी। रूट, स्टेम और लीव्स कहाँ पर हैं, कैसे हैं, पता ही नहीं लगेगा। हैव डिफ्रेंशिएटेड बॉडी, जिनका अच्छे से पता चल सकता है वो वाले। रूट, स्टेम, लीव्स कहाँ पर हैं, कैसे हैं, वो पता लग जाएगा। जिनका नहीं पता लग रहा उनको हम क्या बोलते हैं? थैलोफाइट्स, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इनको बोलते हैं हम थैलोफाइट्स, जिनका नहीं पता लग रहा। उसके बाद जिनका पता लग रहा है, तो उसके अंदर भी अब दो तरह से डिफाइन किया गया है। विदाउट स्पेशलाइज वेस्कुलर टिश्यू, पहली बात वेस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं ये मैंने यहाँ पे बता रखा, अदरवाइज मैं कमेंट में पूछता, ठीक है। और विद द वेस्कुलर टिश्यू, जो वेस्कुलर टिश्यू के साथ होते हैं वो। अब हाँ, कमेंट में पूछने के लिए ये है भैया, जाइलम और फ्लोएम का काम क्या क्या होता है, ठीक है।
इन दोनों का काम ट्रांसपोर्टेशन का होता है। इनमें से एक तो करता है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट और एक करता है फूड का ट्रांसपोर्ट। तो अब कौन सा किसका करता है वो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। अब मेन बात है अपना जो विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स हम उनको बोलते हैं। और जो वेस्कुलर टिश्यूज़ के साथ होते हैं फिर उसको हमने और क्लासीफाई किया गया है। कैसे, जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, टेरिडोफाइट्स। और जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोफाइट्स, ठीक है। अब स्पर्मेटोफाइट्स को हम आगे डिटेल में हैं। तो स्पर्मेटोफाइट्स को भी हमने दो भागों में डिटेल में मतलब किया है, सेपरेट किया है। कैसे, बियर नेकेड सीड्स, जो नेकेड सीड्स इनके अंदर मिलते हैं वो, और जिनके फ्रूट की कवरिंग होती है वो, ठीक है। जैसे कि अब आप यहाँ पे फ्रूट की कवरिंग किस में होती है, जैसे कि ऑरेंज वाले हैं, अगर हम ऑरेंज लेते हैं, फ्रूट लेते हैं मतलब, तो उसके अंदर जो फ्रूट मतलब जो बीज होते हैं उसके वो कवर्ड होते हैं ऑलरेडी फ्रूट में, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उनके अंदर जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, ऐसा, ठीक है। अब जो फ्रूट की कवरिंग के साथ आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स को भी फिर दो भागों में बांटा गया है। कैसे, उसको बांटा गया भैया, जो मतलब जिसके पास दो कोटाइलिडन्स हो और जिसके पास एक कोटाइलिडन्स हो, ठीक है। तो जो जिसके पास एक होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकोट्स, और जिसके पास दो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, डाइकोट्स, ओके। अब डाइकोट्स और ये क्या है वो हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझ के चलते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं दे रहा हूँ भैया चावल का, और यहाँ पे किसका, मूंगफली का। कैसे याद रखोगे, अब जो मूंगफली का दाना होता है उसको हम इजीली तोड़ सकते हैं दो भागों में, है कि नहीं। और जो चावल का दाना है उसको हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। एग्जैक्टली ये एग्जांपल्स हैं भी। अब अपना आता है भैया नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में अपने को अभी अभी हम इनको ही बस डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, कैसे है क्या है, पूरी तीनों स्लाइड्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने थैलोफाइट्स के साथ। थैलोफाइट्स होते क्या क्या भैया, यहाँ पे थैलोफाइट्स के बारे में लिख रखा है और यहाँ पर वो थैलोफाइट्स हैं। डिफ्रेंशिएटेड बॉडी इनकी नहीं होती, तो यहाँ पे वही लिख रखा है, बस कोई ख़ास बात इसमें नहीं आने वाली है अब आगे, ठीक है। नो वेल डिफ्रेंशिएटेड ब्लड बॉडी इन द रूट स्टेम और लीव, इनके अंदर वेल डिफाइंड डिफ्रेंशिएटेड बॉडी नहीं है। प्लांट्स इन दिस ग्रुप्स आर कॉमनली कॉल्ड एल्गे, जो भी इसके अंदर प्लांट्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेनली एल्गे बोलते हैं। प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक होते हैं, ज़्यादातर ये कहाँ पर रहते हैं, पानी में रहते हैं, ठीक है। और इसके जो ये एग्जांपल हैं स्पाइरो वगैरह और ये सारे आपको याद रखने हैं, एनसीईआरटी से उठ के आए हैं। नेक्स्ट अपना आ गया भैया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा कहाँ पे था अपना वो देख लेते हैं हम। ब्रायोफाइटा था भैया जिसके अंदर डिफरेंशिएटेड बॉडी हो और वेस्कुलर टिश्यू ना हो, तो वो देख लेते हैं। अब ब्रायोफाइटा जो हैं वेस्कुलर टिश्यू के पास नहीं थे, स्पेशलाइज्ड बॉडी थी। तो दीज आर नोन एज द एम्बिफियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्बिफियंस होते क्या हैं, जो पानी और धरती दोनों पर रह सकते हैं। अब एम्बिफियंस ज़रूरी नहीं है कि भैया जैसे फ्रॉग हैं तो वो सिर्फ एनिमल्स में ही हो, प्लांट्स में भी एम्बिफियंस हो सकते हैं, जो कि ब्रायोफाइटा है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद प्लांट बॉडी आर कॉमनली डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म द स्टेम लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, ये भी उसके कॉन्सेप्ट मैप से उठ के आ गया, ऐसे कैसा। नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड द अदर सब्सटेंसेस, ये भी स्पेशलाइज मतलब कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है वेस्कुलर टिश्यू, तो वो भी कहाँ से उठ के आ गया, कॉन्सेप्ट मैप से। ये तीनों इनके एग्जाम्पल हैं, याद रख लेना, ये वाले खास इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। उसके बाद अपना आता भैया टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा कहाँ पे है, टेरिडोफाइटा था भैया अपना वेस्कुलर टिश्यू जिसके पास होते हैं, अब उनके अंदर जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, वहाँ पे क्या था अपना, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। अब टेरिडोफाइट्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो देख लेते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में क्या क्या भैया, पूरा डिटेल में बस वही लिख रखा जो कॉन्सेप्ट मैप के अंदर है। देख लेते हैं कैसे हैं। इन दिस ग्रुप द प्लांट्स बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द रूट स्टेम और लीव्स, सीधी बात है भैया, डिफ्रेंशिएटेड बॉडी के अंदर ही अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हैज़ स्पेशलाइज वेस्कुलर टिश्यू, इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू स्पेशलाइज हैं, जो कि हैं जाइलम एंड फ्लोएम। किसका क्या काम हो वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पहले वाली वीडियो देख लें, ठीक है। कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड द अदर सब्सटेंसेज फ्रॉम वन पार्ट टू द पार्ट प्लांट बॉडी टू द अदर पार्ट, एक मिनट, वेरी गुड, सॉरी। टेरिडोफाइट्स होते क्या हैं, इन दिस ग्रुप ऑफ द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स
एंड दीज हैव द स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड द अदर सब्सटेंसेस। कहाँ से? एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या भैया, जो थैलोफाइट्स थे, ब्रायोफाइट्स थे और टेरिडोफाइट्स थे, इनके पास कैसे होते हैं? नेकेड एम्ब्रियोज होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, तीनों के पास, थैलोफाइट्स के पास, ब्रायोफाइट्स के पास और टेरिडोफाइट्स के पास क्या थे? नेकेड नेकेड एम्ब्रियोज थे, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में भी मैप साथ में रहेगा ताकि समझ में आता रहे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ क्या रहे हैं? वो तो हम पढ़ रहे हैं भैया अपना यही जो टेरिडोफाइट्स है वही पढ़ रहे थे, अब उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स इन ऑल दीज थ्री ग्रुप्स, कौन से तीन ग्रुप्स? जो अपना टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है एंड थैलोफाइटा है। इन तीनों के अंदर जो है, इनको हम इकट्ठा अगर हम बोलते हैं तो वो उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम। ठीक है, और क्या है? द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स इन ऑल दीज थ्री ग्रुप्स आर इनकोस्पीशियस एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगैमा एंड दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मतलब सीधी बात है, इनका जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा कहाँ पे है वो नहीं पता चलता है, इसलिए इनको हमने इनकोस्पीशियस बोला है। और ये मतलब कि इनको अगर तीनों को हम एक साथ बोलते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमा। ठीक है, उसके बाद हम चलते भैया, प्लांट्स विद द डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यू दैट अल्टीमेटली मेक्स द सीड्स आर कॉल्ड द फेनोरोगैमा। तो फेनोरोगैम्स जो होते हैं वो फेनोरोगैम्स इसका अपोजिट हैं। जो क्रिप्टोगैम्स हैं उनका अपोजिट कौन है? फेनोरोगैम्स। इनके पास सीड्स नहीं होते और फेनोरोगैम्स के पास सीड्स होते हैं। ठीक बात। फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द वेदर द सीड्स आर नेकेड और द इंक्लूडेड इन द फ्रूट्स। आगे कैसे क्लासीफाई किया गया वो बताया है। अब जिम्नोस्पर्म्स क्या थे? जिम्नोस्पर्म्स कहाँ पे आया था भैया अपना? ये जिसके पास प्रोड्यूस सीड्स जो प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स बोल लो। ठीक है, इनके पास नेकेड सीड्स होते हैं तो वो क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीड्स होते हैं, यूजुअली पेरेनियल, यहाँ पे ई आएगा भैया ए की बजाय, और एवरग्रीन और वुडी। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। पाइनस एंड डिओर्डर, और यहाँ पे ये एग्जांपल्स हैं साइकस एंड पीनस। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं तो याद रख लेना, एनसीईआरटी से उठा के बिल्कुल। अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा ब्रीफ कर रखा है। क्या ब्रीफ किया भैया? तीनों को हम साथ में क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमा। इनके पास सीड्स नहीं होते। यहाँ पे क्या है? जिम्नोस्पर्म्स जिनके नेकेड सीड्स होते हैं उनको हम फेनोगम्स में आते हैं। ठीक है, फेनोरोगम्स में। और एंजियोस्पर्म्स जो होता है फ्लावरिंग प्लांट भी हम इनको बोलते हैं। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और एक मेन बात, इनके पास क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। ये आगे भी अपनी लास्ट स्लाइड के अंदर है क्या? ये भी अपना एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या क्या आएगा भैया? एंजियोस्पर्म में इनके पास कवर्ड सीड्स होते हैं, डेवलप्ड इनसाइड एन ऑर्गन विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम ए फ्रूट। फ्लावर्स के अंदर होते हैं। वैसे भी आपने अमरूद का अगर फल देखा है तो अगर वो स्टार्टिंग से देखा है तो पहले फूल आता है फिर फल आता है, तो वो कैसे हैं? तो वो ऐसे होता है भैया पहले, इसलिए इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। और जो वो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे उनके जो बीज होंगे वो कवर्ड ही होंगे। ठीक है, प्लांट एम्ब्रियोज इन द सीड्स हैव द स्ट्रक्चर नोन एज द कोटाइलिडेंस। जो भी प्लांट एम्ब्रियोज होते हैं उनको जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं? कोटाइलिडेंस। मोनोकोट्स डाइकोट्स क्या होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पैरेलल एंड रेटिकुलेट वेनिएशन। पैरेलल ऐसी वेनिएशन जो कि इसमें दिखा रखा है मैंने एग्जांपल में, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये इनसे जो बनेंगे वो मोनोकोट्स हैं, और डाइकोट्स कैसे बनेंगे? इनसे। ठीक है, रेटिकुलेट वेनिएशन। अब ये वाली चीज़ फिर से क्या है? ये वाली चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो अपना थाइलोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स है और ब्रायोफाइट्स है, इन तीनों को हम एक साथ अगर हम बोल लें तो उनको हम क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगैमा। ठीक है, और क्या है? और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे थे भैया, जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स कहाँ पे है भैया? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अलग पेन से कर देते हैं। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनको हम अगर एक साथ बोलेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे भैया? फेनोरोगैम्स। ठीक है, अब चलते हैं अपना, आई थिंक सो हाँ, अब अपना टॉपिक ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा पार्ट 2, तो उसके लिए आप देख लेना।
नेक्स्ट वीक, ठीक है। पार्ट 2 विल बी अपलोडेड नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। तो अब बात करते हैं आपको पीडीएफ कब और कैसे मिलेगी। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि पीडीएफ फ्री नहीं है, एक पेज का 1 रुपये है भैया, ठीक है। अगर मान के चलो कोई पीडीएफ है जो 10 पेजेस की है तो आपको 10 रुपये पे करने हैं। अगर कोई 5 पेजेस की है तो आपको 5 रुपये पे करने हैं, ठीक है। पेमेंट डिटेल्स कैसे हैं वो यहाँ पे देखते हैं। ये मेरा यूज़र नेम है टेलीग्राम का, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे मैसेज कीजिए। मैसेज करने के बाद मैं आपको गूगल पे, फ़ोनपे की डिटेल्स दे दूँगा, वहाँ पे आप पे करना। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर ही सेंड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।